एवरीवन, तो आज हम क्या करेंगे, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे न्यूक्लियस। ठीक है। और वीडियोस जो होंगी ट्यूसडे एंड सैटरडे को लेक्चर्स होंगे हमारे, और जो इंफॉर्मेशन वीडियो होंगी वो शॉर्ट्स के द्वारा आएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस करेंगे। तो जो न्यूक्लियस है हमारा वो कौन सा है? इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है। ये हमारी एक ऐसी ऑर्गेनली है जो डबल मेम्ब्रेन है हमारे सेल में। ठीक है। इट इज मेन कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, मतलब ये पूरे सेल का मेन कंट्रोलिंग सेंटर है। सारी इंफॉर्मेशंस कहाँ से स्टोर होती हैं, कहाँ पर एक मैनेजर है, एक एज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या एक्ट करता है? हमारा एक मैनेजर की तरह, जो सारी इंफॉर्मेशंस को लेता है एंड देन वो सिग्नल भेजता है बाकी ऑर्गेनल्स को, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, गोल्गी बॉडीज को, कि ये वाले फंक्शन करो, ये प्रोटीन्स बनाओ, ये कार्बोहाइड्रेट्स करो। तो सारा फंक्शन जो कंट्रोलिंग सेंटर है न्यूक्लियस में है। ठीक है। और यहाँ पर हमारे सभी इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो हम लिख लें here information is stored in nucleus in the form of DNA। ठीक है। तो डीएनए की फॉर्म में हमारे न्यूक्लियस में जो सारी इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर्ड है कि इस एंजाइम ने ये फंक्शन करना है, जो हम अपने पेरेंटल और मेरेंटल जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे में आ जाती हैं। पेरेंट्स क्रोमोसोम हमारे में आ जाते हैं ना, तो वहाँ पर बिल्कुल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है न्यूक्लियस में कि कौन से पार्ट में कौन सा फंक्शन करना है। लाइक इस एंजाइम ने ये वाला फंक्शन करना है, इस वाले ने ये वाला करना है। तो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है एंड ये ऑटोमेटिकली लाइक सबकॉन्शियसली ये अपना एक्ट करता ही रहता है, और सेल ग्रो करता है, प्रॉपरली डिवाइड करता है, देन उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। तो ऐसे हमारे डीएनए में वो पूरा स्टोर होता है। ठीक है। तो ये इसकी थी एज अ मेन इंफॉर्मेशन। अब हम इसके बिल्कुल डिटेल में करेंगे कि इसके बाहर क्या है, अंदर क्या है। ठीक है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो ये सबसे पहले इसकी क्या होगी? आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है। फिर अंदर वाली को क्या कहेंगे हम? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। जहां पर ये आउटर और इनर वाली बिल्कुल मिलती है। ठीक है। मतलब कह लो कि फ्यूज करती है आपस में, तो वहां पर क्या बनते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है। एक शेड सा होता है, तो वहां पर क्या होता है कि कह लो एक जगह होती है जो इसमें एंटर करता है। जैसे हमारा डीएनए से आरएनए बनना, प्रोटीन्स बनना, वो आगे चला जाएगा। ठीक है। सेल में चला जाएगा जो जहां पर चीजें चाहिए, और वहां से कुछ चाहिए तो वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो न्यूक्लियर पोर्स क्या करते हैं? अलाउ सम मॉलिक्यूल्स टू एंटर। ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं। ठीक है। और न्यूक्लियर पोर कैसे बनता है? यहां पर आप लिख सकते हो फ्यूजन ऑफ इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है। तो इनके फ्यूजन से ये बनता है। ओके। और आपको ये बात याद रखनी है कि हम यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस का नंबर होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो 1 न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। ठीक है। यूकैरियोट्स में कौन से आते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स में हमारा आ जाता है मैमल्स, हम होते हैं। ठीक है। तो हमारे ज्यादातर जो होते हैं, मैक्सिमम जो होता है न्यूक्लियस 1 ही प्रेजेंट होता है। आरबीसी में एब्सेंट होता है। आप ये नोट कर लो, इंफॉर्मेशन है पूरी। ठीक है। आरबीसी में एब्सेंट होता है हमारा। एंड हमारा जो है एक और एक इंफॉर्मेशन थी कि हाँ, ओपालिनिया एंड पैरामीशियम, इनमें मोर नंबर होता है। जैसे
पैरामीशियम में हमारा टू इन नंबर होते हैं न्यूक्लियस, 2 कोऑर्डिनेटिंग सेंटर करते हैं, ठीक है। ओपनलिनियम में मैनी लिख लो आप, ठीक है। न्यूक्लियाई वर्ड हम एक के लिए यूज करते हैं, न्यूक्लियस फॉर 1। न्यूक्लियस जैसे डिवाइड कह लो, काफी होते हैं ना, पढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैनी हो जाते हैं, वहां पर 2 हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए इसकी शेप क्या है, तो आप लिख सकते हो स्फेरिकल एंड या और ओवल शेप, या तो ये पूरा ओवल मीन्स लाइक एग की शेप का होगा, या बिल्कुल एक स्फेयर की शेप का होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है मटेरियल कैसे बनता है, पहले होता है डीएनए, ठीक है, बाद में क्या होता है क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल से न्यूक्लियोसोम बनता है, फिर क्या बनता है क्रोमोसोम। इसकी डिटेलिंग हम इतनी नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर्स में होगी, ठीक है। जो डीएनए है वो कुछ फेज में कैसा होगा, पूरा बिल्कुल कैसे कंजस्टेड होगा, ठीक है। फिर वो क्रोमेटिन की फॉर्म में और कंजस्टेड होगा। न्यूक्लियोसोम में वो बीड्स की जैसे कह लो स्टोन प्रोटीन्स उसके ऊपर दिखेंगे, ठीक है। फिर क्रोमोसोम में वो बिल्कुल पैक्ड हो जाएगा, क्या लाइक इंफॉर्मेशन जो है बिल्कुल उसके पैक्ड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे होता है, स्फेरिकल और ओवल शेप का होता है, डीएनए, क्रोमेटिन बनता है, न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम में आप लिख सकते हो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स विद क्रोमेटिन, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा, इसकी डिटेलिंग हम इतनी नहीं करेंगे, ठीक है। और हमको ये भी याद रखना है कि ये इसका कोऑर्डिनेटिंग सेंटर हो गया, इसको आप ये भी बोल सकते हो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरे डीएनए का कुछ जैसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो मेन चाहिए आपको इस चैप्टर पे वो करेंगे। उससे पहले आप ये पॉइंट याद रखना कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस होती है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। 10 से 50 माइक्रोमीटर उसकी स्पेस होती है वहां पर, ठीक है। और हमारे न्यूक्लियस में कुछ ऐसे लैमिना होता है, जैसे कह लो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें क्रोमेटिन की मटेरियल की जो प्रोटेक्शन है उसके लिए एक लेयर सी हो जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर लैमिना, ठीक है। इसको और क्या कहेंगे, ये किससे बनी है, मेड अप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं लाइक ट्यूबुलिन प्रोटीन वगैरह के, तो ये उससे बनी हुई है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम थोड़ा सा डीएनए को देखते हैं। हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 3 से 5 पोलैरिटी होती है एक पास से, और एक तरफ एंटी पोलैरिटी होती है, ठीक है। लैडर लाइक जो ऑपोजिट लैडर्स होती है ना, वैसा स्ट्रक्चर इनका होता है। और उसके बाद हम इसमें क्या होता है, देखो ये डीएनए की फॉर्म है, ये डीएनए कितने मीटर लॉन्ग है, 2 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। अब इतना बड़ा डीएनए अगर एक सेल में हो गया तो हम तो बुर्ज खलीफा जितने हो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी पैकेजिंग कर देंगे न्यूक्लियस में कि जब उसे चाहिए होगा वो उसको तोड़ के देख लेगा कि हाँ कैसे कैसे इंफॉर्मेशन जानी है, ठीक है। अब डीएनए में क्या होंगे, यहाँ पर आएंगे कहानी में हिस्टोन प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स आएंगे, हिस्टोन, ठीक है। अब यहाँ पर 4 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, कौन कौन से, H2A, H2B, H2 H2A, H2B एंड H3H4, ठीक है। तो सभी हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करेंगे, इस जैसे रस्सी को एक कह लो कि एक पिन है, रस्सी को उसमें मरोड़ना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस डीएनए को इसके ऊपर जैसे कह लो कि वेट मैं इसको थोड़ा सा अलग सा बना देती हूँ, तो हमको ऐसा है। अब हम इसके ऐसे कह लो डोर सी है और उसके ऊपर हमें डोर को लपेटना है, ठीक है। मान जा उसमें डोर को लपेटना है, इसके ऊपर ऐसे डीएनए को पैकेजिंग करना शुरू कर देंगे,
ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियोसोम सा लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि हिस्टोन और क्रोमेटिन है। ठीक है, तो धीरे धीरे किस मटेरियल में चला जाएगा, ये क्रोमेटिन वाले में। और क्रोमेटिन का से मुझे याद आया कि फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बेसिक डाई डाली थी किस पे, क्रोमेटिन पे। ठीक है, अब ये हिस्टोन प्रोटीन किस में रिच होते हैं, मतलब इसमें ऐसा क्या होता है जो इसको करवा रहा है, आर्जिनिन। ठीक है, ये इसका नेचर बेसिक होता है, बेसिक इसका ये तो तभी तो बेसिक डाई से किया है ना फ्लेमिंग ने, तो बेसिक नेचर होता है, मतलब ये इसका चार्ज होता है पॉजिटिव। ये डीएनए कैसा होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो एसिड का नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रल कर देंगे, पैकेज कर देंगे। ठीक है, तो इसमें जो ऊपर है वो हमने लेयर्स बनानी शुरू कर दी ऊपर कि इसकी पैकेजिंग हो जाए। ठीक है, पैकेजिंग हो जाएगी तो ये हमारा क्रोमेटिन वगैरह बन जाएगा। फिर धीरे धीरे करके ये किस फॉर्म में पैक हो जाएगा, हमारे क्रोमोसोम में। ठीक है, इस क्रोमोसोम में जो 23 पेयर है, 46 क्रोमोसोम है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। ठीक है, कि कैसे कहाँ से, जैसे ये वाला करेक्टर किसका, ये वाला जैसे टॉल हाइट किसका, ये सब चीज़ें हमारे पता चले जाएंगी। ठीक है, क्रोमेटिन, ठीक है, कुछ होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। यू मतलब जो बिल्कुल लाइटली स्टेन्ड है, जो अपना फंक्शन करेंगे, मतलब जो डीएनए अपना एमआरएनए बनाएंगे। हेट्रोक्रोमेटिन में क्या हो जाएगा, बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, डार्कली स्टेन हो जाएंगे, वो अपने प्रोटीन्स आगे बना ही नहीं पाएंगे, वो मेन पैकेजिंग के काम में ही उलझे रहेंगे। ठीक है, सो नोर का क्या होती है फुल फॉर्म, तो मैं कल नए वाले चौक यूज़ करेंगे हम। ठीक है, न्यूक्लियोलस, मेरे ना थोड़ी स्पेलिंग का इधर उधर हो जाता है, प्लीज़ उसमें मुझे मत करना, समझाने में मैं प्रो। न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ठीक है, जहां पर न्यूक्लियोलस की ओरिजिनेशन होती है। अब देखो हमने क्या बनाया, पहले क्रोमोसोम बनाया। ठीक है, ये क्या है हमारा सेंट्रोमियर, सबको पता है। ठीक है, इस सेंट्रोमियर को हम क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्ट कर दिया इन्होंने हमारे इस डीएनए की पैकेजिंग को, कि भाई साहब इसको कंस्ट्रिक्ट कर दिया, इसको छोटू कर दिया, और यहाँ से इस अब ये इनका पॉइंट से कह लो अच्छा स्ट्रक्चर बन गया, ये कह लो ना एक गांठ सी लगा के यहाँ से। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर जो कुछ स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हुए, सभी क्रोमोसोम के नहीं, बाद में बताऊंगी करीब। ठीक है, तो वो क्या, उसे हमने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजेशन रीजन। ठीक है, और इसको हमने और क्या बोल दिया, सैटेलाइट है ये, सैटेलाइट और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, जो दूसरी कंस्ट्रिक्शन है। ठीक है, ये क्या फॉर्म करती है। ठीक है, अब हमने पढ़ा होगा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में बहुत फर्क है। न्यूक्लियोलस क्या बनाते हैं, राइबोसोम्स। अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब देखो ये इसने ऐसे कर दिया है ना, तो अब जैसे ये कुछ ऐसे क्रोमोसोम है जिसकी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस ऐसे हुई, मतलब ये न्यूक्लियोप्लाज्म का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी जो कह लो कि ऐसे ये सैटेलाइट से बन गई, अभी सैटेलाइट से बन गई। ठीक है, अब ये आपस में कनेक्शन है इनका, तो है नहीं, वैसे मैं आपको इमेजिनरी कनेक्शन की, हाँ इनका इकट्ठा है काम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारी क्या है, सैटेलाइट है, किससे बनाई, हमारी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ने, मतलब वैसे क्या चीज़ है, हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, यही क्रोमोसोम एक मॉडिफाइड हो गया, यहाँ से कंस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ से न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन हमें जहाँ पर बोला, और ये रीजन है, और इस रीजन को वैसे क्या कहते हैं, सैटेलाइट। ठीक है, अब देखो ये हमारे न्यूक्लियस का ही पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में क्या लिखेंगे कि मेम्ब्रेन, ऐसा इसकी मेम्ब्रेन नहीं है बिल्कुल। ठीक है, फॉर्म आरआरएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, ये आरआरएनए बनाता है और प्रोटीन बनाता है। उसके बाद क्या होता है कि मेम्ब्रेनलेस होता है, फॉर्म करता है, एंड आरआरएनए प्लस प्रोटीन होता है। ठीक है, उसके बाद कि ये पार्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, ये किसका पार्ट होता है, हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म का। अब देखो ये यहाँ पर डीएनए है, मतलब डीएनए की फॉर्म है। अब ये डीएनए क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा पहले आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन्स बनेंगे, मतलब ये न्यूक्लियोलस, या कह लो कि एमआरएनए आप बोल सकते हो,
बट यहाँ पर वाला राइबोसोम ही बनाएगा, ठीक है। अब राइबोसोमल वाला आरएनए कैसे बन रहा है, ठीक है, कैसे यहाँ से राइबोसोम बन रहा है, ठीक है। राइबोसोम में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, है ना। जैसे यहाँ से क्या बनेगा, जो एमआरएनए यहाँ से बनेगा, मतलब है ये न्यूक्लियस ही पर इसका अलग सा है, ठीक है। एमआरएनए जो बनेगा और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, प्रोटीन जुड़ जाएगा, ठीक है। ये क्या हमारा फॉर्म कर देगा, राइबोसोम। तो ये कौन सा हो गया, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। अब देखो आरएनए ये सॉरी ये राइबोसोम है, ठीक है। अब कुछ जो एमआरएनए है वो प्रोटीन से नहीं जुड़ते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो राइबोसोमल आरएनए है। उसने राइबोसोम बनाया नहीं है पर वो राइबोसोम का आरएनए है, ठीक है। ये बात क्लियर रखना अपने माइंड में। अभी कहाँ पर कांस्टेंट लोकेशन, अभी कांस्टेंट लोकेशन पर प्रेजेंट है 13, 14, 15, 21, 22, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जो जहाँ पर ये सैटेलाइट बनती है। मतलब हर एक सेल में ये 5 पेयर होते हैं जो हमारे हर एक सेल का न्यूक्लियोलस बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज हम न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस को बेस्ट तरीके से पढ़ लिया हमने, ठीक है। आगे हम माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड को इकट्ठा करेंगे, फिनिश, ठीक है। तो जितना हुआ बेस्ट मैंने उतना किया, और इम्प्रूवमेंट्स करते जाएंगे।